तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ड्रीम जॉब एजुकेशन में। और मेरा नाम है बलराम धरानिया। देखिए, संविधान की पहली क्लास है। हालांकि ये मैंने लाइव क्लास ले ली थी और जिन बच्चों ने लाइव क्लास देख ली है वो इस क्लास को उनको आवश्यकता नहीं है देखने की। ये दोबारा क्लास क्यों मैं कर रहा हूँ, क्यों अपलोड कर रहा हूँ इसको ऑफलाइन, तो वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो क्लास किसी वजह से मुझसे डिलीट होगी, मैं उसे सेव नहीं कर पाया। तो आज की जो क्लास होने वाली है, जो मैंने लाइव क्लास ली है, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने ये क्लास नहीं देखी। तो संविधान की पहली क्लास है। उसके बाद हर रोज 8 बजे क्लास होती है। सैटरडे और संडे इसकी संविधान की क्लास नहीं होगी। उस दिन सैटरडे के दिन मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा, वीकली कुछ MCQ रखूंगा या कोई और चीज रखूंगा या किसी और सब्जेक्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास संविधान के इंट्रोडक्शन से होने वाली है। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पर उन्हें बता देता हूं, आप किसी भी एग्जाम के लिए ये क्लास ले सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम, बस IAS PCS को छोड़कर स्टेट लेवल में भी आपका प्री एग्जाम तक कवर कर सकते हो इन क्लासों से मेरी। तो संविधान पहले स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास है। आप कंटिन्यू सारी क्लास देखिए और जब एंड हो जाएगा बिल्कुल संविधान, उसके बाद आप अपना पैरामीटर कर सकते हैं कि आप संविधान के बारे में कितना जानते हैं और एग्जाम में कितना अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी वो इन कुछ 5 पॉइंटों पर फोकस्ड रहेगी, जिसमें संविधान क्या है, किसी देश के लिए संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है किसी देश को, संविधान के प्रकार पढ़ेंगे, विश्व में संविधान, भारत में संविधान और संविधान का इतिहास। ये 5 पॉइंटों पर फोकस्ड रहेगी ये क्लास। यदि आपको ये सभी पॉइंट पहले से ही आते हैं तो आप इस क्लास को स्किप कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार संविधान क्या है। संविधान देखिए, इंग्लिश का एक कॉन्स्टिट्यूशन शब्द है। इसकी जो उत्पत्ति हुई है ये कॉन्स्टिट्यूट नामक एक शब्द से हुई है। और ये कॉन्स्टिट्यूट जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। दूसरे शब्दों में कहें कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा किसी देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का संचालन किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है यहाँ पर कि भाई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति किसकी। तो यहाँ पर यह सवाल का जवाब आता है कि जनता की। जनता जो है उसकी भागीदारी देश के लिए राजनीतिक स्थिति में क्या है, उसके कमाई के जरिए क्या है किसी देश के अंदर, उसको संविधान या ये कहें कि विधि के अकॉर्डिंग क्या क्या राइट्स दिए गए हैं सामाजिक तौर पर। तो ये सभी चीज हम संविधान के अंदर पढ़ते हैं। तो संविधान जो है किसी देश के अंदर डेमोक्रेसी जो है, जिसको लोकतंत्र कहा जाता है, उसको स्थापित करता है। अब डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र और लोकतंत्र का मतलब होता है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र भी कह सकते हो आप, लोकतंत्र भी कह सकते हो। तो जो लोकतंत्र है उसका अर्थ होता है लोगों का शासन, यानी लोग और तंत्र। लोग माने जनता और तंत्र माने शासन। तो लोकतंत्र होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी भी देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित किया जाता है, जनता का शासन स्थापित किया जाता है। लेकिन बात करें 17वीं शताब्दी से पहले, देखिए 17वीं शताब्दी से पहले अधिकतर देशों के अंदर जो लॉ बनाते थे वो बनाते थे, किंग बनाते थे, एम्पायर बनाते थे। जो साम्राज्य होता था, एक किसी राजा का साम्राज्य या किसी कुछ लोगों का मिलकर साम्राज्य चलाते थे, वे होते थे, या रजवाड़े होते थे। तो ये इनका काम क्या था, इनका काम ये था कि उस टाइम पे जो पावर थी, पावर किस टाइप की पावर, देखिए कानून बनाने की पावर, उसके बाद कानून को लागू करने की पावर, और उसके बाद उसका जजमेंट देने की। यदि कोई कानून तोड़ता है तो उसका जजमेंट देने की पावर केवल एक व्यक्ति में थी और एक ही व्यक्ति ये सभी डिसीजन लेता था। कई बार ऐसा होता था, आपने देखा होगा कि एक मंत्रिमंडल होता था राजा का, वो सब मिलकर जजमेंट देते थे। तो ज्यादातर यहाँ पर क्या होते थे, जो जनता है उसके अधिकारों को छीना जाता था। जैसे जैसे साइंस बढ़ी, उसके साथ साथ शिक्षा, जो एजुकेशन है उसका विकास हुआ, तो लोगों को जानकारी हुई कि एक राजा भगवान नहीं हो सकता। किसी भी एक व्यक्ति को हमारे ऊपर रूल करने का अधिकार नहीं है। हम स्वतंत्र हैं, अपने नियम और अपनी पसंद का राजा जो जनता का शोषण ना करे हम चुन सकते हैं। तो इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी, इसलिए लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ी। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये चीजें समझ गए। आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। जो बाहुबली मूवी है उसमें आपने देखा होगा जो देवसेना है वो एक फरमान जारी करती है कि बाहुबली को मार देना चाहिए, और उसको कटप्पा के द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि वो आदेश मानता है उसका, क्योंकि वो प्रशासन चला रही थी। तो एक ही व्यक्ति कानून बनाता है, एक ही व्यक्ति उसको लागू करता है और एक ही व्यक्ति जजमेंट दे देता है। लेकिन अब जो टाइम पीरियड है उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। संविधान क्या करता है,
जो पावर है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं देता। संविधान उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्ति कह सकते हो या अलग अलग संघों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो संविधान हमें देता है शक्ति का विकेंद्रीकरण, किस किस रूप में? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके रूप में देता है। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका। तो ये ही अब क्या है कि जो पावर है, अभी हमने पढ़ा कि एक राजा कानून बनाता था, लेकिन अब जो कानून बनाना, यहाँ पर कानून बनाने का जो काम है वो ये तीनों करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, लेजिस्लेटिव जो ये कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव जो है इसका काम है कानून को बनाना। उसके बाद जो भी कानून या लॉ जो होंगे उसको लागू करने का काम है लेजिस्लेटिव का। और विधायिका का मतलब ये कह सकते हो आप, विधायिका के रूप में आप जानते हो, देखिए लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। राज्यों की बात करें तो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होती है। तो ये कानून को लागू करते हैं। और कार्यपालिका जो होती है, एग्जीक्यूटिव जो होती है, ये कानून बनाती है। और न्यायपालिका जो है इन पर प्रतिबंध लगाती है कि कहीं ये कोई ऐसा कानून ना बना दे कि लेजिस्लेटिव कोई ऐसा कानून बना दे जिससे जनता के जो अधिकार हैं, जनता के जो राइट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं शोषण होने लग जाए। तो ये इन दोनों पर निगाह रखती है, इनके लिए जजमेंट देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि इनके द्वारा कोई बनाया गया सही कानून किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ा जाता है, तो उसके लिए जजमेंट जो सुनाती है वो न्यायपालिका। तो अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि पहले जो शक्ति होती थी वो एक ही व्यक्ति में होती थी, लेकिन यहाँ पर न्यायपालिका का काम है कि इन दोनों पर निगाह रखने का कि ये कहीं इतनी ज्यादा, जो कार्यपालिका है कहीं इतनी ज्यादा पावरफुल होकर कोई ऐसा कानून ना बना दे। तो उसके लिए जुडिशरी होती है। और लेजिस्लेटिव यानी विधायिका कोई ऐसा कानून ना बना दे कि जनता का शोषण होने लग जाए, तो उसके लिए भी जुडिशरी होती है। जुडिशरी कहीं अपने आप में ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, सत्ता अपने आप ना हड़प ले, तो उसके लिए कार्यपालिका और विधायिका होती है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो अब जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो संविधान के द्वारा। और संविधान ही किसी देश को लोकतंत्र बनाता है, जनता के हाथ में सत्ता पहुंचा देता है। चलिए बात करते हैं संविधान के प्रकार की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको संविधान क्या है ये चीजें पता लग गई होंगी। इससे ज्यादा एग्जाम में आएगा भी नहीं, केवल आपको ये चीजें समझनी है, क्योंकि आप बेसिक से पढ़ रहे हो और आपको संविधान के बारे में जानकारी चाहिए। तो बस इतनी आपको होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। संविधान के प्रकार, संविधान के प्रकार की बात करें तो लिखित संविधान होता है, जैसे भारत का संविधान है, लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट्स है जहां पर सारे नियम कानून, जहां पर न्यायपालिका के बारे में बताया गया है और संसद के बारे में बताया गया है, जनता के राइट्स, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नागरिकता दी गई है। तो ये सब चीजों के बारे में बताया गया। उसी तरह यूएसए का ये हो जाएगा। अलिखित संविधान की बात करें तो यूके का हो जाएगा, यानी ब्रिटेन का। ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित है। अब ये मत समझ लेना कि अलिखित का मतलब ये नहीं होता कि वो कोई लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ तो है। किस तरह लिखा हुआ है, बस ये चीजें समझनी है। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जब भी कोई कानून की आवश्यकता होती है, किसी लॉ की आवश्यकता होती है, तो वे क्या काम करते हैं, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं और वो जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो कानून के रूप में लागू हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, वो एक इकट्ठे रूप में नहीं होते, तो उसको कहा जाता है अलिखित संविधान। तो यूके का संविधान मैनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर बना हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पर देखिए, आप जानते होंगे बाल अपराध कानून बना हुआ है, यातायात अधिनियम बना हुआ है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना हुआ है, मानव अधिकार बना हुआ है, महिला शोषण के लिए बने हुए। तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ संविधान कहा जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर एक चीज में भी संविधान बना हुआ है, उसके बाद कुछ अधिनियम भी हैं हमारे यहाँ पर। कठोर संविधान होता है, और एक बच्चे ने पूछा था और मैंने वहां पर शायद कुछ और समझ के कुछ और बता दिया था। तो कठोर जो संविधान है वो यूएसए का संविधान है। कठोर संविधान कैसा होता है, जिसके अंदर आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता। अब बदलाव कैसा आसानी से नहीं किया जा सकता, यानी जब भी कार्यपालिका जो होती है, कार्यपालिका के अंदर कोई कानून बनाया जाता है विधायिका के द्वारा, तो विधायिका में दोनों सदनों से बहुत मुश्किल से संविधान के अंदर संशोधन किया जाता है। तो उसी को कहा जाता है कठोर संविधान। एक लचीला होता है कि डॉक्यूमेंट्स लिखा हुए हैं, संविधान लिखा हुआ है और उसमें बड़ी आसानी से बदलाव, कोई ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं निभानी पड़ी।
कुछ लोगों ने मिलकर इसमें परिवर्तन कर दिया, तो वो लचीला संविधान होता है कि जब चाहा अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर लिया। अब बात आती है भारत के संविधान की। तो भाई भारत का संविधान जो है वो मिक्स्ड है, कुछ जगह पर कठोर है और कुछ जगह पर लचीला है। तो ये चीजें आपने समझनी है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित, जो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, निम्नलिखित में मतलब भारतीय संविधान के लिए कौन सा पॉइंट गलत है, तो अलिखित भारत का संविधान नहीं है। लेकिन यदि आपसे ये पूछा जाता है, ये 4 पॉइंट दिए होंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका जो पेपर है उसके अंदर लिखित नहीं है, 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं, लिखित है, कठोर है, लचीला है और मिश्रित है, तो उस समय आप मिश्रित को राइट आंसर करोगे, क्योंकि उस समय ये सही हो जाएगा। कठोर भी है, लचीला भी है तो और मिश्रित भी है, दोनों का मिश्रण भी है, तो कहीं जगह पर कठोर है और कहीं जगह पर लचीला है। तो उम्मीद करता हूं जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं विश्व में संविधान। तो विश्व में संविधान की बात करें तो देखिए यूएसए, यहां पर मैंने ये मेंशन नहीं किया, कहीं पर नहीं लिखा हुआ। यूएसए के अंदर सबसे पहले 17 सितंबर 1787 ईस्वी को तैयार किया गया था संविधान के रूप में। उसके बाद देखिए 4 मार्च 1789 को इसको लागू किया गया। तो विश्व में सबसे पहला जो संविधान लागू हुआ था वो इस डेट को लागू हुआ था 4 मार्च 1789 को। इसके जनक कौन हैं, तो जनक माने जाते हैं जेम्स मैडिसन। जेम्स मैडिसन अमेरिका का जो संविधान लिखा हुआ है, जो अमेरिका का संविधान लिखा हुआ है, उसके जनक माने जाते हैं और एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। यहां पर हालांकि ये संविधान के रूप में नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही ये पॉइंट पढ़ा देता हूं। देखिए 1212 ईस्वी में एक संविधान के रूप में नहीं, संविधान के पार्ट के रूप में, जिसको हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तीसरे भाग में, तो उसके रूप में सबसे पहले जो मांग की गई थी 1215 ईस्वी में इंग्लैंड में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। लुई सोल्वे को जो है फांसी पर चढ़ा दिया गया था मौलिक अधिकारों का हनन करने की वजह से। क्यों? क्योंकि उसने जो जनता के राइट्स थे, जनता के जो अधिकार थे, उनको छीना था। इसलिए जनता ने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लुई सोल्वे को फांसी पर चढ़ा दिया था। यूरोप का जो है, देखिए अभी हमने अमेरिका महाद्वीप में, अमेरिका और विश्व में सबसे पहला जो संविधान स्टार्ट होता है या लागू होता है वो यूएसए के अंदर होता है। यूरोप महाद्वीप में सबसे पहला जो संविधान लागू होता है वो नीदरलैंड के अंदर लागू होता है। तो आगे बात करते हैं भारत में संविधान की। भारत का जो संविधान है, देखिए भारत में जो संविधान है, आप सभी जानते होंगे कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हम आजाद हुए। आजाद होने से जो पहले हमें रूल किया करते थे वो अंग्रेज किया करते थे। हमारे यहाँ पर जो भी नियम कानून थे, जिसे आप आज संविधान कहते हो, जो भी नियम कानून थे वो अंग्रेज बनाते थे। और 26 जनवरी 1950 को हम जो हैं संविधान को लागू करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ये जो टाइम पीरियड रहा है, क्योंकि अंग्रेज भारत के अंदर नहीं है, अंग्रेजों के नियम कानून 1947 के बाद भारत में नहीं चल रहे, तो कौन सी सरकार है और इस टाइम पीरियड में हमने किस तरह अपने देश का संचालन किया है, राजनीतिक सत्ता का संचालन किया है। तो यहां पर आपको बता देता हूं, जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। एक तो यहां पर जो अंतरिम सरकार है उसका गठन किया गया और उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, यानी कि संविधान सभा बनाई गई, जिसने हमारा संविधान लिखने का काम किया 1947 के बाद, जिसको लिखकर तैयार किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखकर तैयार हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। सबसे पहले जो भारत के अंदर चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव, वो 1951 ईस्वी को होते हैं। तो ये टाइम पीरियड रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि इससे पहले जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या क्या नियम कानून बनाए, कौन से ऐसे सबसे पहला कानून बनकर आया जिसने हमारे संविधान को बनाने में भूमिका रची, तो वो कहां से इंस्पायर थी। तो देखिए मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आती है, जिसको 1600 ईस्वी में कहा जाता है कि इंडिया के अंदर आती है। 1599 ईस्वी में इसका गठन किया जाता है। 1599 ईस्वी में गठन कर महारानी एलिजाबेथ से चार्टर लेकर भारत के अंदर ये कंपनी आती है। और यहां पर आपने ये चीजें भी समझनी है कि जो ये कंपनी थी, कंपनी एक लोगों की नहीं थी, इसके अंदर महारानी एलिजाबेथ, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, अच्छे तरह ध्यान से समझ लेना, क्योंकि सारा खेल इसी पर चलने वाला आगे।
तो इस कंपनी के अंदर देखिए शेयर थे महारानी एलिजाबेथ के भी शेयर थे, जो ब्रिटिश संसद थी उस समय में उसके कुछ लोग थे, सांसद थे, उनके भी शेयर थे, जो ब्रिटेन के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति थे उनके भी शेयर थे, और जो भारत के अंदर कुछ लोग कंपनी के साथ आए थे अधिकारी बनकर, उनके भी इसके अंदर शेयर थे। तो अब आप ये चीज तो समझ गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर किन किन लोगों के शेयर थे, किन किन लोगों का प्रॉफिट था। तो 1600 ईस्वी में भारत के अंदर व्यापार करने आती है, एक ट्रेड करने आती है कंपनी, और देखिए तकरीबन 150 वर्षों के बीच में एक युद्ध होता है, 150 वर्षों के बाद एक युद्ध होता है 1757 ईस्वी में, बैटल ऑफ प्लासी, सिराजुद्दौला और देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है ये युद्ध। क्यों होता है? क्योंकि इसके भी पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री है। यदि आप ये हिस्ट्री समझ लोगे कि संविधान किस तरह बना, किस तरह बनकर आया, तो आप सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि संविधान के बनने में हिस्ट्री का क्या महत्व रहा है। हालांकि ये हिस्ट्री का पार्ट है, आप जो आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हो वहां पर ये चीजें समझाई जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी संविधान को बनाने में क्या क्या जरूरत पड़ी, कौन से इतिहास की जरूरत पड़ी, किसको ब्लेम किया जाता है कि यहाँ से अंग्रेजों ने अपनी सत्ता संभालनी स्टार्ट की थी, तो वो चीजें मैं आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, और ये क्यों होता है इसके पीछे एक बड़ा कारण था ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना, और ये कब होती है? तो ये होती है 20 जून, ये होती है आपकी 1756 ईस्वी को, जिसमें 146 अंग्रेजों को एक 18x14 के कमरे में जानवरों की तरह ठूंस ठूंस कर भर दिया जाता है, जिसमें कि काफी सारे जो लोग थे उनकी मृत्यु, काफी सारे नहीं, ज्यादातर 40 प्लस कुछ लोग ही बचे थे। तो ये बचे थे, जब ये युद्ध जीत जाते हैं तो उनको छुड़ाया जाता है। कारण क्या था इसके पीछे भी कि ब्लैक होल की घटना क्यों हुई है, जिसको काल कोठरी की घटना भी कहा जाता है, तो ये इतिहास में पढ़ेंगे। यहाँ पर समझाऊंगा तो वो बहुत अलग से क्लास हो जाएगी, तो यहाँ पर बस इतना समझ लीजिए कि ब्लैक होल की घटना के रीजन से ही बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच युद्ध होता है। 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर होती है, इसके कुछ साल बाद ही बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसमें बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल एम्पायर यानी मुगल साम्राज्य जो चला रहे थे उस समय, ये सब लड़ते हैं अंग्रेजों से मिलकर, तीनों लड़ते हैं, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल जो राजा हैं, वे तीनों मिलकर अंग्रेजों को हराने की कोशिश करते हैं। क्यों हराने की कोशिश करते हैं? क्योंकि ये जो बैटल ऑफ बक्सर थी, कहीं ना कहीं जो व्यापार था उसको फ्री में व्यापार करने को बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पर सिराजुद्दौला के मरने के बाद, जो बंगाल के नवाब मर गए थे सिराजुद्दौला, तो उसके बाद कंपनी फ्री में व्यापार, इससे पहले जो व्यापार करती थी तो मुगल साम्राज्य को पैसे देते थे, भारतीय जो हैं पैसे लेकर उन्हें व्यापार करने देते थे, सामान खरीदने देते थे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, इस युद्ध के बाद थोड़ा सा फ्री में व्यापार हुआ, और 1764 के बाद तो बिल्कुल ही यहां पर दीवानी राइट्स प्रोवाइड हो गए थे कंपनी को। अब दीवानी राइट्स क्या थे? देखिए, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में, इलाहाबाद की, जिसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बोला जाता है, 1765 में ये होती है। उसके बाद दीवानी राइट्स मिल जाते हैं कंपनी को। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको दीवानी राइट्स मिलते हैं कहां कहां के? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। और दीवानी राइट्स होते क्या हैं? दरअसल यहां पर रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू मतलब पैसा इकट्ठा करना, जो इन पर कर वगैरह जो लगाए जाते हैं, जो वहां पर खेती करते थे या व्यापार करते थे, उन सब का जो कर है, रेवेन्यू है, वो इकट्ठा करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बदले में सारा व्यापार जो है, ऐसे भी कह सकते हो कि सारा जो व्यापार है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने संभाल लिया, और उसके एवज में यहां पर 60 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल बादशाह को दी जाती थी। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों जगह से जितना भी रेवेन्यू या पैसा इकट्ठा होता था, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, तो उसमें के 60 लाख रुपए मुगल बादशाह को दे दिए जाते थे, और उसके बाद जो 40 लाख रुपए बचे वो फ्री में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह जाते थे। कहां इससे पहले जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए पैसे देते थे, अब उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो यही प्रॉफिट जो है भारत के अंदर कानून बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है। जब जब भी किसी के पास पैसा आता है तो उसे भ्रष्टाचार बढ़ता है,
और यही उदाहरण यहाँ पर देखने के लिए मिला हमें इतिहास में, जहां से 1764 से लेकर 1773 ईस्वी तक, क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स मिल गए, पैसा अथा आने लगा उनके पास, तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया के जो अधिकारी थे, जो भारत के अंदर ईस्ट इंडिया के लिए काम कर रहे थे, वे अधिकारी भ्रष्ट हो जाते हैं। इसको भ्रष्टाचार का टाइम पीरियड कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? देखिए, अभी मैंने आपको समझाया, इसके अंदर जो शेयर थे वो बहुत सारे लोगों के थे, जिसमें एलिजाबेथ भी थी, संसद भी थी, ब्रिटेन की संसद थी, वहां के भी शेयर थे। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी थे, जो भारत के अंदर काम कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, वो क्या काम करते हैं, जो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन होती है, पैसा इकट्ठा होता है, तो उसे प्राइवेट रूप में चोरी कर 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 अपने जहाज, प्राइवेट जहाज, अपने खुद के जहाज जो हैं वहां पर ब्रिटेन में भेजते थे। ब्रिटेन में भेजकर वहां से जितना भी प्रॉफिट होता था, इसके अधिकारी खुद रख लेते थे। ईस्ट इंडिया के कंपनी के जितने भी पार्टनर हैं उनको कुछ नहीं मिलता था, उनका व्यापार जो है घट रहा था, कंपनी को घाटा आ रहा था। तो इसलिए ये कंपनी के जो अधिकारी भ्रष्ट हो गए थे, उन पर सैंक्शन लगाने के लिए, उन पर कानून बनाने के लिए कि ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भारत के अंदर लॉ बनाए जाते हैं। और सबसे पहला जो लॉ होता है वो आता है 1773 में लेकर 1773 ईस्वी में, और 1773 से लेकर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडियन कंपनी ने भारत के लिए बहुत सारे कानून बनाए। उन्हीं कानूनों ने हमारे संविधान को जो लिखने की ये भूमिका निभाई। 1858 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक सीधे ब्रिटिश कानून के द्वारा हमारे यहाँ पर रूल बनाए गए, हमारे यहाँ पर कानून बनाए गए, जिन्होंने भारतीय संविधान को लिखने में भूमिका निभाई। अगली क्लास में हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 1858 का सवाल ये आता है कि 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने क्यों? क्योंकि 1857 ईस्वी में, आप पता ही है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम होता है, जिसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो सत्ता है कंपनी के हाथ से लेकर ये कहेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती। तो अब जो है भारत को जो रूल कर रहा है, भारत का जितना भी, मतलब ये कहें कि भारत के अंदर जो भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं, या ये कहें कि जो भारत में जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है उस पर कानून बनाना, उसके लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी, तो वो सब ब्रिटिश संसद के द्वारा किए जाने लगे थे। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी कि कहाँ से सत्ता कंपनी के हाथ में थी और कहाँ से सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में थी। तो अगली जो क्लास होने वाली है, ये होने वाली है भारत में संवैधानिक विकास। ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक भारत को रूल करती रही, कब तक कानून बनाती रही? तो ये 1765-1773 ईस्वी में सबसे पहला बनता है, गलती से लिखा गया, 1857 ईस्वी तक। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन कंपनी को कहती है कि आप जो हैं, जो आपके नियम कानून हैं, उससे भारत के अंदर जो है इतनी अच्छी सत्ता नहीं संभाली जा रही, तो अब सीधे जो सत्ता है वो कौन संभालेगी? ब्रिटिश क्राउन। तो 1858 से भारतीय जो महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप जो है, वो ब्रिटिश टेरिटरी कहलाने लगता है, ब्रिटिश उपमहाद्वीप का देश कहलाने लग जाता है। पहले स्वतंत्र भारत होता था, उसके बाद ब्रिटिश अधिकार में चला जाता है। कंपनी तक तो ठीक था, लेकिन कंपनी के बाद सीधा यहां से गुलामी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो 1858 ईस्वी से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक ये सभी कानून बने, जिनको हम एनालिसिस करेंगे संविधान बनाने में इनकी क्या भूमिका रही। हालांकि आधे से ज्यादा जो संविधान है हमारा इन्हीं अधिनियमों पर बेस्ड है, और कंपनी ने कौन कौन से कानून बनाए वे सब हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सेकंड क्लास आपको भारत के संविधान विकास से मिलने वाली है। बेसिक क्लास वही है, बाकी ये अगली क्लास का ही सारा कंटेंट है। हालांकि मैंने जो ऑनलाइन वाले बच्चे थे उन्हें एक बार पढ़ा भी दिया हल्का फुल्का सा, लेकिन इस क्लास में नहीं पढ़ाऊंगा, अगली क्लास को ज्वाइन करना ना भूले। तो बस इस क्लास में इतना ही। डेली लाइव होती है, ये मंडे से लेकर फ्राइडे तक होती है। रात 8 बजे क्लास होगी, शनिवार में कोई क्लास नहीं होगी, शनिवार में दूसरा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो बस इस क्लास में इतना ही, मिलता हूँ अगली क्लास में। जाने से पहले आपको बता देता हूँ, इस क्लास का PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा और उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हैं, क्लास देख रहे हैं और संविधान को मेरे साथ बिल्कुल आसान लैंग्वेज, मैंने इतनी ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं की, आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें चैनल को, यदि वीडियो पसंद आई है शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि ये कहें कि मेरी वीडियो पर भी थोड़े बहुत व्यू आने लग जाएं। कमेंट करके जरूर बताएं कि यहाँ तक क्लास आपको कैसे लगी। संविधान जो मैंने बेसिक समझाया है, इंट्रोडक्शन समझाया है, क्या वो आपकी समझ में आया है? क्लास में जारी रखूं या ना रखूं? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी क्लास में रात 8 बजे। जुड़ना ना भूले। धन्यवाद।